तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें आपके 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस सिक्योर होने आएंगे। ठीक है, यानी कि एक वीडियो ऑलरेडी मैंने इसके पहले बनाया था जिसमें हमने चैप्टर 1, 2 और 3 के जितने भी 2 एंड 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पीवाईक्यू के, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चन बैंक, कुछ आपके टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज को ब्लेंड करके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालते हैं। तो ये सारे टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। चैप्टर 1, 2, 3 के ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, जाके देख लेना। और सिर्फ उतना नहीं, बल्कि हमने सारे इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑल 6 चैप्टर्स का एक कंबाइन लाइव लिया था। वो लाइव भी जाके आप देख सकते हो, अभी तो वो सेव हो गया होगा, तो मतलब आप उसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। दूसरा, हमने आपके लिए एक हॉट्स क्वेश्चन का कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वो भी जाके चेकआउट कर लेना। और थोड़ी देर पहले आपके लिए एक स्पेशल लाइव भी हुआ था हॉट्स क्वेश्चन का, तो वो भी चेकआउट कर लेना। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन के अलावा जो आपके 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने बनाए हुए हैं, और ये भी आपका 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है जिसमें हम चैप्टर 4, 5, 6 के कंटेंट डालने वाले हैं। ठीक है बच्चा, साथ ही में जो भी आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके भी आपके लिए वीडियोस बना रखे हैं। चैप्टर 1, 2, 3 का भी अलग है, चैप्टर 4, 5, 6 का भी अलग है। तो इन सारे वीडियोस को चेकआउट करते रहना। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लिंक आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन सीधा सीधा आप चले जाओ हमारे इस वीडियो सेक्शन के अंदर, यानी ये चैनल देख रहे हो इसके वीडियो सेक्शन में जाओ और बहुत सारे वीडियो जो हमने बनाए हैं उसको चेक करो कि क्या कोई वीडियो मिस तो नहीं कर दिया आपने, क्या सभी वीडियोस आपने देख लिए हैं। 1.5 की स्पीड पे लगा और देखना स्टार्ट कर दो। तो आज का वीडियो इस बारे में है जो कि है चैप्टर 4 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 6 जो है स्टैटिस्टिक्स। इन 3 चैप्टर के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत सारी चीज सॉल्व करके लाया हूं, तो बस आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन सभी एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से देख लेना है कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लेना है इसके स्टेप्स को, कंसेप्ट को, और फिर अपने नोटबुक में उसको प्रैक्टिस कर लेना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। 14 मार्क्स का कंटेंट पूछता है लगभग, अगर आप देखोगे तो। चलो शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में से हम देखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, फाइनेंशियल प्लानिंग में एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि अमित है, नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोल रहा है कि अमित परचेस 150 शेयर, ठीक है ना, उसने 150 शेयर खरीदा, उसका फेस वैल्यू है उस 150 शेयर का 100 रुपया। ठीक है ना, फेस वैल्यू क्या बोल रहा है, एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है और उसका मार्केट वैल्यू भी 120 रुपया जो है दे रखा है। हमें बोल रहा है कि कंपनी जो होती है वो डिविडेंड पे करती है लगभग कितना, 15% का, ये 15% का डिविडेंड जो है पे करती है। हमें बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना पैसा उसको जो उसने इन्वेस्ट किया उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, यानी परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 150 शेयर, फेस वैल्यू 100 रुपया है, मार्केट वैल्यू 120 रुपया है। ठीक है, ये आपको पता है। अब मुझे पता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, डिविडेंड जो है 15% का है। तो हमें एक चीज पता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट कितने नंबर ऑफ शेयर और कितना एक शेयर का प्राइस है मार्केट में। तो नंबर ऑफ शेयर मेरा 150 है, मार्केट में एक शेयर का प्राइस है 120 रुपया, यानी कुल मिलाओगे तो 18,000 रुपया आ जाएगा। तो ये क्या मिला, 18,000 जो मिला वो आपको मिला टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया। ठीक है, अब डिविडेंड हर शेयर पे मिलता है और डिविडेंड जो मिलता है वो फेस वैल्यू के हिसाब से मिलता है, ये याद रखना है आप लोग को। जब रियल लाइफ में भी स्टॉक मार्केट में पैसा डालोगे तो जो भी कंपनी डिविडेंड देती है वो फेस वैल्यू के हिसाब से देती है। तो 15% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया दिया हुआ है, तो 15% 100 रुपए का, तो 15% 100 रुपए का यानी 15 रुपया हो गया एक शेयर का। वैसे कितने शेयर है, 150 शेयर है, तो टोटल डिविडेंड कितने हो जाएंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी कि 2250 रुपया जो है उसको सिर्फ और सिर्फ एज ए डिविडेंड मिला होगा हर शेयर के पीछे। ओके, अब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है टोटल डिविडेंड कितना मिला अपॉन कितना पैसा आपने भरा है, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल डिविडेंड मिला उसको 2250 डिवाइड बाय 18,000 उसने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 2 जीरो काट लो, बचेगा, कैलकुलेट कर लो, 12.5% आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके बनते हैं 2 मार्क्स के सॉल्व करने के लिए। अगेन बहुत सारे क्वेश्चन है, ये पिछले साल के बच्चों को बताया था, 2025 में सेम क्वेश्चन आ गया। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हम जो बताते हैं वो सेम टू सेम भी बहुत सारे पेपर्स में देखने मिल जाते हैं या फिर उसके जैसा देखने मिल जाते हैं, तो आप भी जरूर से चेक कीजिएगा। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, रूपाली परचेस ए शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू 300 रुपया। ठीक है ना, मार्केट वैल्यू 300 रुपए का जो है उसने खरीदा। ठीक है, इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.5%, यानी कि उसका ब्रोकरेज रेट 0.5% है। हमें बोल रहा है कि परचेस वैल्यू निकालो, कितना रूपाली ने जो है वो खरीदा, कितना परचेस वैल्यू है उसका। तो मार्केट वैल्यू 300 है, ब्रोकरेज रेट 0.5% है। तो मुझे पता है कि जब ब्रोकरेज रेट दिया है तो ब्रोकरेज अमाउंट हम निकाल सकते हैं। तो ब्रोकरेज अमाउंट इज नथिंग बट 0.5% है ना, तो 0.5% मतलब 0.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द मार्केट वैल्यू। ठीक है ना, तभी तो ब्रोकरेज रेट हमेशा मार्केट वैल्यू पे ही निकलता है। तो 0.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300 कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व किया, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 1.5 रुपया। यानी कि जो मार्केट वैल्यू 300 रुपया है एक शेयर का, उसके ऊपर ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा 1.5 रुपए का। अब परचेस वैल्यू जो भी शेयर का होगा वो होगा मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। याद रखना, कोई भी चीज परचेस करते हैं हम लोग
तो हमें जो प्राइस है वो तो देना पड़ता है, लेकिन साथ में उसका ब्रोकरेज या फिर जीएसटी जो भी है वो ऐड करना पड़ता है। लेकिन जब बेचते हैं तो वो माइनस होता है। तो जब सेल वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जो कि है ये वाला मैं बताता हूं, तो वो अलग होगा, उसमें माइनस करना पड़ेगा। जब ब्रोकर अपना परचेस वाला आएगा तो उसमें प्लस होगा। तो ये परचेस वाला है ना, परचेस वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। अब इसके ऊपर जीएसटी भी अगर बोला होता तो जीएसटी अलग से ऐड होता, लेकिन जीएसटी बोला नहीं है, सिर्फ ब्रोकरेज बोला है। तो मार्केट वैल्यू 300 है, ब्रोकरेज 1.5 है, तो कुल मिला के प्लस कर लिया तो कितना आ गया आंसर 301.50, यानी 301 रुपया 50 पैसे जो है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शेयर है जिसको बेचा जा रहा है, देखो उसका मार्केट वैल्यू है 2000 रुपया, ब्रोकरेज पे किया जा रहा है 0.5% का। तो सेम वही चीज है, बस ये बोला है कि बेचने के दौरान कितना अमाउंट मिला, पैसा कितना मिला बेच के। तो सेम वही चीज करना है, मार्केट वैल्यू दिया है, ब्रोकरेज रेट दिया है, तो ब्रोकरेज रेट दिया है तो ब्रोकरेज अमाउंट निकाल लेंगे हम लोग पहले। तो ब्रोकरेज अमाउंट क्या होगा, 0.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2000, यानी जो मार्केट वैल्यू है, 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 10 रुपया, यानी ब्रोकरेज कितना है 10 रुपया। अब उसको बेचना है, यानी सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस जो मार्केट वैल्यू का वो तो रहेगा, लेकिन जो पैसा बेचने के बाद मिलेगा उसमें से ब्रोकरेज भी तो देना पड़ेगा ना। तो देना पड़ रहा है, इसका मतलब माइनस होगा ना। तो ब्रोकरेज माइनस सॉरी मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू 2000 रुपया है, ब्रोकरेज 10 रुपया देना पड़ा, तो 2000 माइनस 10 कर दोगे तो 1990 रुपया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, करेक्ट है, 1990 रुपया जो है वो आप लोग को मिलेगा। करेक्ट, समझ में आया, बोलो। अब ये क्वेश्चन एज इट इज आया था 2025 में, तो सोचो यार हम जो भी क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है ना, ये सेम पिछले साल भी मैंने यही पढ़ाया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ना, आप पिछले साल का भी अगर आप हमारे ये वीडियो देखोगे ना, तो हमारा लगभग कंटेंट सेम ही रहता है, बस कुछ नए नए क्वेश्चंस आते तो हम ऐड करते जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले साल वालों को पढ़ाया था, तो सोचो उनको आ गया, तो आपको भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल्स। तो जरूर से मेहनत करना है और प्रैक्टिस करना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, जो कि है कि एमएस रियलिटी पेंट, एक पेंट कंपनी का नाम है, 2 टिन ऑफ लश्चर पेंट बेचते हैं वो लोग, जिसका टैक्सेबल वैल्यू है 3000 रुपया। हमें बोल रहे हैं जीएसटी चार्ज कितना हुआ, 28% पे कैलकुलेट करना है। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो रहेगा, 2 डब्बा टिन का खरीदा, एक टिन का प्राइस कितना है, ईच बोला है ना, एक टिन का प्राइस है 3000, तो ऐसे 2 डब्बे का कितना हो जाएगा 6000 उसका टैक्सेबल वैल्यू हो गया। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी 28% दिया, हमें बोल रहा है कि टोटल जीएसटी अमाउंट निकालो। तो पहली बात तो जीएसटी जो होगा वो रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, लेकिन हमें ना तो सीजीएसटी पता है ना तो एसजीएसटी पता है, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे कि जीएसटी इज नथिंग बट जो भी रेट ऑफ जीएसटी है मल्टीप्लाई बाय द टैक्सेबल वैल्यू। तो 28% लगेगा 6000 पे, तो 28% यानी 28/100 मल्टीप्लाई बाय 6000, कैलकुलेट किया तो आ गया 1680, यानी इतना अमाउंट एज ए जीएसटी लगा होगा उसको। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब एक क्वेश्चन ये वाला देख लो कि एक कुरियर सर्विस है, एजेंट उसने चार्ज किया 590 रुपया कुरियर करने के लिए। जब भी आप कोई सामान कुरियर करना है तो कुरियर वाले ने आपसे कितना लिया, 590 रुपया लिया, लेकिन 590 में से उसका जो टैक्स इनवॉइस बना उसमें जो टैक्सेबल वैल्यू लिखा था वो 500 लिखा था। मतलब क्या हुआ रहेगा कि आपसे उसने 590 रुपया लिया, लेकिन 500 रुपए का ही वो टैक्स इनवॉइस है, टैक्सेबल वैल्यू 500 रुपया है, बाकी 90 रुपया जो होगा वो जीएसटी होगा, जिसमें से क्लियर बोल रखा है यहाँ पे कि भाई 90 में से 45 रुपया सीजीएसटी है और 45 रुपीज एसजीएसटी है, 45 मिला के 90 रुपया जीएसटी, मतलब टैक्सेबल वैल्यू कितना है 500 रुपया। ओके, तो मुझे पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का वैल्यू 45 रुपीज दिया हुआ है, तो जीएसटी कितना हो जाएगा, टोटल जीएसटी हो जाएगा दोनों को प्लस करके, यानी 90 रुपया मुझे मिल गया जीएसटी मिल गया। हमें क्वेश्चन पूछा था रेट ऑफ जीएसटी कितना है, तो अगर आपको रेट ऑफ जीएसटी निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, याद रख लो कि टोटल जीएसटी जितना अमाउंट है डिवाइड बाय कर लो कितना टैक्सेबल वैल्यू है, यानी कितने के ऊपर टैक्स लगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो टोटल जीएसटी हमने निकाला है 90 रुपीज, कितने के ऊपर टैक्स लगा है, 500 के ऊपर टैक्स लगा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। जितने जीरो है काट दिया, काटने के बाद जो वैल्यू मिल गया 90 डिवाइड बाय 5 कर दोगे 18 आ जाएगा। तो 18% जीएसटी जो है यहाँ पे रेट जो है वो लगा हुआ है, 18% जीएसटी। समझ में आया? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन से डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जरूर से मेहनत करो और प्रैक्टिस करते रहो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 मार्क्स से कैटेगरी का। एक रेडीमेड क्लोथ शॉपकीपर है, कपड़े का व्यापारी है, कपड़े का दुकानदार है, वो 5% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना, ड्रेस के ऊपर, जिसका ड्रेस का प्राइस है 1000 रुपया, और 5% जीएसटी को चार्ज कर रहा है, मतलब 5% डिस्काउंट दे रहा है और बाद में 5% जीएसटी चार्ज कर रहा है बचे हुए अमाउंट पे, ठीक है। व्हाट इज द परचेस प्राइस? तो हमें यहां पे निकालना है परचेस प्राइस कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा, कंफ्यूजन होता है। देखो क्या है, सबसे पहले कि जो भी कस्टमर है, मतलब जो शॉपकीपर है, वो 5% डिस्काउंट दे रहा है, तो एक्चुअल में प्राइस कितना है 1000 रुपया, उस पे 5% डिस्काउंट होगा तो 5% ऑफ द प्रिंटेड प्राइस, मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1000 उस ड्रेस का प्राइस है, यानी 50 रुपया आता है, तो ये उसका डिस्काउंट प्राइस है। मतलब 1000 रुपए का ड्रेस है, लेकिन उस पे 5% उसने डिस्काउंट किया, मतलब 50 रुपया उसने कम कर दिया। तो मतलब टैक्सेबल वैल्यू जो रहेगा वो 1000 - 50 रहेगा, यानी 950 रुपए का ही वो ड्रेस बेच रहा है।
एक्चुअल में 1000 रुपए उस ड्रेस पे प्राइस लिखा है, लेकिन उसने 5% डिस्काउंट दिया, यानी 50 रुपए कम कर दिया उस ड्रेस के पीछे। तो उसने एक्चुअल में कितने का बेचा, 950 का बेचा, लेकिन 950 जो है वो बेचा नहीं, 950 उसका वो हो गया सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस भी नहीं बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा टैक्सेबल वैल्यू, यानी अब वो 950 का प्राइस है, उसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा वो कैलकुलेट करके बताएगा फाइनल अमाउंट कि कस्टमर को कितना पे करना है। समझ में आया, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक रूल है। तो जीएसटी हम निकालेंगे क्योंकि यहां पे हमको बोल रहा है कि परचेस प्राइस बताओ, तो परचेस प्राइस में जीएसटी भी आ जाता है, ब्रोकरेज भी आ जाता है, लेकिन यहां पे कहीं पे भी ब्रोकरेज वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ जीएसटी यूज किया है कि 5% जीएसटी चार्ज कर रहा है। तो हम निकालेंगे जीएसटी। जीएसटी कितना बोला है, 5%, किस पे, टैक्सेबल वैल्यू पे। तो 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 950, 1000 नहीं लेना, डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आया उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो 5% यानी 5/100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू कितना था 950, 0 कट गया, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 95 इज 475 डिवाइड बाय 10 यानी 47.5 रुपीज जो है उसको जीएसटी देना पड़ेगा। यानी 950 तो वो देगा ही, डिस्काउंट होने के बाद 950 देगा ही, लेकिन साथ में और एक्स्ट्रा देगा 47.5। यानी क्या करना पड़ेगा, टोटल परचेस प्राइस जो निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि परचेस प्राइस आया मतलब प्लस करना पड़ता है, सेलिंग प्राइस आया मतलब माइनस करना पड़ता है। तो परचेस प्राइस आया यानी जो उसका टैक्सेबल अमाउंट है प्लस जीएसटी, यानी टैक्सेबल अमाउंट 950 प्लस 47.5 जीएसटी, दोनों मिला के हो जाएगा 997.5 रुपीज। यानी इतना पैसा उस कस्टमर को देना पड़ेगा, शॉपकीपर को देना पड़ेगा, तब जाके वो ड्रेस उसको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन था, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर से इसको प्रैक्टिस करके ले लो। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि एक फेस वैल्यू दोनों शेयर का सेम है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार मार्क करता हूं। क्या बोल रहा है कि एक फेस वैल्यू है दोनों शेयर का सेम है, तो ऐसा बोल रहा है कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। दो कंपनी दी हुई है, अगेन बहुत यूनिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत तगड़े लेवल पे, ठीक है ना, काफी पहले पूछा था ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या बोल रहा है, दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए क्या करता है, 16% डिविडेंड देता है, जिसका मार्केट वैल्यू एक शेयर का 80 रुपए है, ठीक है। और कंपनी बी क्या करता है, वो 20% डिविडेंड पे करता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू एक शेयर का 120 रुपए है। तो हमें पूछा कि कौन सी दोनों में से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो भाई कैसे पता चलेगा कि किसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो कोई भी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है वो कैसे पता चलता है, उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। यानी आप पैसा जब इन्वेस्ट करते हो तो उससे बदले में कितना रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालूंगा और दोनों को कंपेयर करूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कंपनी, हम पहले बात मान लेंगे कि फेस वैल्यू तो दिया नहीं है दोनों के लिए, तो मैं मान लेता हूं कि दोनों कंपनी का फेस वैल्यू x रुपीज है। तो मुझे बताओ मैंने फेस वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि डिविडेंड की जब बात आती है तो फेस वैल्यू की बात आती है। तो डिविडेंड जो होता है वो रेट ऑफ डिविडेंड अमाउंट अगर मुझे निकालना है, तो डिविडेंड अमाउंट जो होता है वो होता है रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड मतलब 16%, फेस वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैंने x माना हुआ है, तो 16% यानी 16/100 इंटू x हो जाएगा। तो 16 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.16x। तो ये आपका आ गया फर्स्ट कंपनी का डिविडेंड अमाउंट। वैसे ही इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट का, जो कि होता है टोटल डिविडेंड अपॉन द टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड कितना मिला उसको, 0.16 मिला, ठीक है ना, 0.16 मिला, 0.16x डिवाइड बाय कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसने, एक शेयर के पीछे 80 रुपया इन्वेस्ट किया, मार्केट वैल्यू दिया है ना, तो एक शेयर के पीछे 80 रुपया इन्वेस्ट किया, मतलब डिवाइड बाय 80। ये सब एक शेयर की बात हो रही है, ये जितनी चीजों की बात हो रही है वो एक शेयर की बात हो रही है। तो एक शेयर का डिविडेंड है 0.16x डिवाइड बाय एक शेयर का मार्केट प्राइस है 80 रुपया मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा x/5%, क्योंकि x अभी भी अननोन है, ये x/5% आया, ठीक है। अब निकालूंगा मैं कंपनी बी के लिए। कंपनी बी के लिए सेम वही काम करूंगा जो मैंने इसके लिए किया, डिविडेंड अमाउंट निकालूंगा जो कि होगा रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड इसका कितना दिया है, कंपनी बी का 20% दिया है, तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा 0.2x, ठीक है ना। अब इसका मैं निकालूंगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो टोटल डिविडेंड कितना दे रहा है कंपनी बी, 0.2x दे रहा है, डिवाइड बाय एक मार्केट वैल्यू, एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 120 रुपया, डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व किया, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 2, 2x बाय 12 यानी कि 1/6 यानी x बाय 6% आया। तो ये कंपनी ए जो है वो x/5% प्रॉफिट दे रहा है और ये x/6% प्रॉफिट दे रहा है। देखो कंपनी ए लिखा, उसके नीचे लिखा x/5% दे रहा है, कंपनी भी x/6% दे रहा है। तो सपोज x के जगह पे आप इमेजिन कर लो 30, अगर x 30 होगा तो x/5 यानी 30/5 कितना हो जाएगा, 30/5 यानी 6 आएगा, ठीक है। और यहां पे भी x के जगह पे 30 अगर मानोगे तो 30 डिवाइड बाय 6 क्या आएगा, 5 आएगा। तो कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। तो इसका मतलब
ये x अपॉन 5% जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये किसके लिए है? कंपनी ए के लिए। तो आप लिख सकते हो कि कंपनी ए गिव्स मोर रिटर्न देन कंपनी बी, हेंस कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल देन कंपनी बी। तो ये क्वेश्चन ऐसे 3 मार्क्स के लिए आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया हुआ है। हो सकता है ये सेम टू सेम आपको 2026 के क्वेश्चन पेपर में देखने मिल जाए। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि क्या ही बताओ। अब ये जो प्रोबेबिलिटी जो ये है, मतलब हमारा चैप्टर है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड पेन है, 8 ब्लू पेन है, 3 ग्रीन पेन है, और ऋतुजा जो है वो पिक करना चाहती है एक पेन रैंडमली। हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो भी पेन पिक होगा वो ब्लू होना चाहिए, ब्लू का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस, और एस के हिसाब से 5 रेड और 8 ब्लू और 3 ग्रीन, मतलब 5 + 8 13 + 3 16 आपका आ जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब मैं मान लेता हूं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द पेन पिक्ड इज ब्लू कलर। ठीक है ना, ये मैं मान लेता हूं। तो मेरा नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? ब्लू कितने हैं? 8 ही ब्लू है, तो वही 8 चांस होंगे, तो 8 ब्लू पेन हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ए मेरा होगा 8। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना, यानी नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 8/16 यानी 1/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, जरूर से प्रैक्टिस करके ले लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन को टॉस करोगे तो हमें बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग द हेड ऑन बोथ कॉइन। दोनों कॉइन में हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हमने सैंपल स्पेस लिखा कि 2 कॉइन जब उड़ते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल आता है, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 आएंगे। अब ए जो होगा वो इवेंट होगा ऑफ गेटिंग द हेड ऑन बोथ कॉइन। तो ऐसा चारों में से कौन सा है जिसमें दोनों में हेड आते हैं? तो सिर्फ एक ही है, तो हेड हेड लिख दिया, नंबर ऑफ ए 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 1/4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके है, बहुत ईजी। मतलब मैं सोचता हूं कभी कभी कि यार इतना ईजी हमारे टाइम पे क्यों नहीं आता यार, इतना ईजी आता तो हम भी टॉप करते। मतलब टॉप तो किया ही था, लेकिन टॉप 5 में आए थे। मतलब मैं तो अगर इतना ईजी आता तो पहला रैंक निकालता। तो मेरे भी आए थे कुछ, टॉप 10 में आ गया था मेरा रैंकिंग। ठीक है, 82% उस टाइम पे बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, अब 3 कॉइन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन होता है, तो मैं आपके लिए इसको स्टार मार्क करता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कॉइन टॉस होंगे साथ में, तो क्या आएगा? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। ठीक है, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, और या फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल टेल। टोटल 8 चांसेस होते हैं, ये आपको हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हो गया। अब क्या क्वेश्चन बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि गेटिंग द नो हेड, मतलब हेड नहीं आना चाहिए। तो एक ही चीज होता है कि हेड नहीं आएगा, वो होता है a इज इक्वल टू टेल टेल टेल। इसमें पूरे में से सिर्फ एक ही चीज है जिसमें हेड नहीं आता, टेल टेल टेल। तीनों में टेल आएगा। तो लिख दिया, कितना है? एक ही है, नंबर ऑफ ए 1 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस कर लो, यानी 1/8 कर लो, खत्म। कितना इजी है यार, आप लोग बताओ मुझे, खुद कमेंट करो और बताओ कितना इजी है। तो ये क्वेश्चंस भी देख लेना है, 3 कॉइन वाले क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कि आपको 3 कॉइन टॉस हुए हैं, इसमें आपको 2 इवेंट बोला है कि इवेंट ए बोल रहा है कि कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, और दूसरा इवेंट बोला है कि टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। तो नो हेड वाले अभी मैंने बताया, देखो सेम 1/8, ये सेम यही क्वेश्चन है इवेंट ए वाला। पहले हमने ले लिया 3 कॉइन का सैंपल स्पेस ले लिया, 8 आ गया। प्रोबेबिलिटी इवेंट ए कि कोई हेड नहीं आना चाहिए, तो कोई हेड नहीं मतलब टेल 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 आएगा, नंबर ऑफ ए 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 1/8 इज द आंसर। लेकिन इवेंट बी जो है वो बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड आना चाहिए, कम से कम 2 हेड, उससे ज्यादा चलेगा लेकिन कम से कम 2 हेड होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए। तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। तो ऐसे कितने हैं? 4 चीज है जिसके पास कम से कम 2 हेड है। तो लिख दिया ढूंढ के, इसमें से नंबर ऑफ बी 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 4/8, यानी 1/2 इज द आंसर। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से इसका आंसर निकाला हुआ है। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट 2026 पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म 2 3 5 7 9। ये आपको डिजिट्स वाले एक हाथ क्वेश्चन तो पिछले साल भी आया था। तो ये डिजिट्स दिया रहेगा और इससे आपको विदाउट रिपीटेशन दिया रहेगा, तो विदाउट रिपीटेशन, सिर्फ रिपीटेशन दिया हुआ है तो आप यूज कर सकते हो सेम डबल बार। लेकिन विदाउट रिपीटेशन बोला है तो नंबर फॉर्म होगा पहले 2 3 23, 2 5 25, 2 7 27, 2 9 29, फिर 3 2 32, 3 5 35, 3 7 37, 3 9। तो ऐसे करते करते सारे 2 डिजिट्स के नंबर मैंने उससे बना लिए। कितने बने? टोटल 20 बने। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 20। अब इवेंट मेरा क्या बोलता है? पहला इवेंट कि आपका नंबर जो फॉर्म होगा वो ऑड नंबर होगा। तो इन सभी में से ऑड नंबर जो भी होगा उसको लिखो इवेंट ए में। तो ए में लिख दिया 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, ये सारे जो ऑड नंबर है ना वो लिख दिया। ऐसे कितने नंबर है? 16। तो नंबर ऑफ ए 16 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए काउंट किया, 16 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस किया, तो 16/20 कर लो, आंसर आ गया 4/5, पहले का आंसर। दूसरा है इवेंट बी, क्या बोलता है कि द नंबर फॉर्म इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो इन सभी में से जो 5 का टेबल में आता है, जैसे कि
25, 35, ठीक है ना, 35 के बाद 75, 95, ऐसे 4 ही नंबर जो 5 के टेबल में आएंगे, ठीक है ना, वो लिख दिया। नंबर ऑफ बी 4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाएगा नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस यानी 4/20 यानी 1/5 इज द आंसर। तो आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी में से भी अगर पूछे जाएंगे तो बहुत इजी लेवल पे पूछे जाते हैं, मतलब इतना इजी होता है कि हर बच्चा आराम से कर सकता है। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि यार कितने बच्चे यहां पे 40 में से 40 मार्क्स निकाल पाएंगे। कमेंट कर देना अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, यस सर हम लाएंगे 40 में से 40, कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करो कि यस सर हम लाएंगे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि आ जाता है चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स का। अब इसमें क्या होता है, आपको बहुत ही विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं। कभी टैबुलर दे दिया रहेगा, टेबल दे दिया रहेगा, मीन निकालो मीडियन निकालो, तो मीन मीडियन मोड इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ 4-5 एग्जांपल्स लाया अलग अलग कैटेगरी का, उसको देख लो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना है। हिस्टोग्राम के ऊपर भी पिछले साल आ गया था तो वो भी देख लेना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का देख लेना है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको एल का वैल्यू, एच का वैल्यू, F1 का वैल्यू, F0 का वैल्यू या फिर F2 का वैल्यू दे दिया है और आपको मोड निकालने बोल रहा है। तो सारे वैल्यू दे दिया तो बस डायरेक्टली आप मोड निकालो। मोड का फॉर्मूला याद रख लो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाई बाय H। तो आपको सारे वैल्यू दिए हैं, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना है आराम से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं 2026 के हिसाब से, जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इसमें से सारा डेटा दिया रहता है, बस कैलकुलेट करने का 2 मार्क्स है। ओके, नेक्स्ट पे चले, जो कि आपको बोल रहा है कि प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल, मतलब आपको डेटा दिया हुआ है और उससे आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है, सिंपल, और कुछ करने नहीं बोला, सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल है। कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये क्लास जो है 0 से 10, 10 से 20, ये क्लास में लिख दिया आपने, 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 से 40 लिख दिया, ठीक है। अब ये है किस चीज का, अगर आप देखोगे ये फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पे CF लिखा हुआ है, तो आपको ये चीज समझ में आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, यानी कि मीडियन की बात हो रही है, करेक्ट है। तो मीडियन की जब बात होती है तो ये लेस देन टाइप है, तो आपको क्या करना है, जब आप क्लास लिख दोगे तो अगला जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है जो कि लिखा होता है। तो 6, 18, 28 और 30, 6 सॉरी हाँ ये आपने लिख दिया, समझ में आ रहा है, 6 हाँ सॉरी ये CF दिया है, माफ करना वो कंफ्यूजन हो गया, ये CF दिया हुआ है, हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 6, 18, 28 और 30 मैंने लिख दिया। अब ये बीच वाला फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम खाली था, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा याद रखना, उल्टा जाना है। ये 6 था तो यहां पे भी 6 आएगा, ठीक है। हर बार क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी दिया होता था उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते थे, तो ये वाला सेम होता था, फिर ये वाला इसके साथ प्लस होता था, अगला बनता था, करेक्ट है। लेकिन इसमें उल्टा जाना है, इसमें आपको ये वाला वैल्यू 6 लिख दिया, ये तो सेम आएंगे, दोनों के ऊपर सेम होते हैं, लेकिन अगला जो है आने के लिए, अगला आने के लिए ये खाली जगह है, मान लो इधर कुछ नहीं है, यहां पे वैल्यू लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले को इससे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 माइनस 6 होगा 12, आ गया, समझ में आया। फिर 28 को 12 से माइनस करना पड़ेगा, सॉरी इसको आपको ये लाना है ना, मतलब अगला जो नंबर लाना है वो लाना पड़ेगा। तो 28 को 18 से माइनस करो 10, फिर 30 को 28 से माइनस करो 2, ऐसा भी कर सकते हो, इस ऑर्डर में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आ जाएगा। तो ये सारा वैल्यू लिख देना है और इसको प्लस कर देना है, जो कि n का वैल्यू आ गया। और कभी कभी ज्यादा कुछ पूछेगा तो n/2 कर लेना और उसके बाद से आपका मीडियन का फॉर्मूला लगा के L प्लस, ठीक है ना, n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड मीन वाला, बहुत इजी होता है, बहुत आराम से कर सकते हो। टाइम दिया हुआ है, मतलब ये आपका क्लास दे दिया, टाइम लिख दिया, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। अगला है क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी कि इसके बाद कभी भी मीन में x के बाद, मतलब जो मेन क्लास होता है उसके बाद xi लिखना होता है, क्लास मार्क लिखना होता है, जो कि दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 यानी एवरेज निकालना होता है इन शॉर्ट। तो 2 + 0 डिवाइड बाय 2 यानी 1 हो गया, 4 + 2 6/2 3 हो गया, 6 + 4 10, 10 डिवाइड बाय 2 यानी 5 हो गया, 8 + 6 14 डिवाइड बाय 2 7 हो गया। तो ये क्लास मार्क आप लिख लोगे कैलकुलेट करके। उसके बाद तीसरा कॉलम बनता है फ्रीक्वेंसी का, 100% फ्रीक्वेंसी जो कि आपको दी हुई होती है, 7 18 12 10 3, 7 18 12 10 3 लिख दिया, इसको प्लस कर देना, समेशन ऑफ fi आ जाएगा। और अगला कॉलम होता है डायरेक्ट मीन मेथड की बात कर रहा हूं मैं, और fi मल्टीप्लाई बाय xi होता है, ठीक है ना। यहां पे आपको मीन निकालना भी है ना, तो fi xi मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 10 7 जा 17, 3 9 जा 27 डाल दिया, और ये पूरा समेशन ऑफ fi xi का वैल्यू प्लस करके निकाल दिया। तो आपके पास समेशन ऑफ fi xi इन सारे वैल्यू को प्लस करके आ गया, समेशन ऑफ fi भी आ गया, सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आ गया। अब मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय fi। तो fi xi होता है 218 डिवाइड बाय fi का वैल्यू है 50, डाल दिया, कैलकुलेट किया, मीन का वैल्यू आ गया 4.36, सिंपल। तो ऐसे भी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर है, याद रहेगा, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ड्रॉ ए पाई डायग्राम बोल रहा है, मतलब आपको कंटेंट इतना सा दिया था, आपको उससे टेबल भी बनाना है और उससे पाई चार्ट बनाना है, क्योंकि पाई चार्ट बनाने के लिए टेबल तो लगेगा ही, बट ऑब्वियसली क्योंकि सेंट्रल एंगल फाइंड करना होता है। तो हमें दिया है कि क्रॉप है जवार, वीट, शुगर केन, वेजिटेबल।
एरिया है 40, 60, 50, 30। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई डायग्राम बनाने के हिसाब से 2026 में आ सकता है। तो आपने पहले क्रॉप लिखा, जवार, वीट, शुगरकेन, वेजिटेबल, उसके बगल में आपने एरिया लिख दिया जो कि 40, 60, 50, 30 वो लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। टोटल भी कर सकते हो, इसका टोटल 180 आ गया। लेकिन जो तीसरा होता है कभी भी पाई चार्ट, पाई डायग्राम बनाने के लिए, तीसरा होता है उसका सेंट्रल एंगल निकालना। अब सेंट्रल एंगल का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है डिवाइड बाय 100, अगर परसेंटेज में दिया है तो डिवाइड बाय 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय 360 होगा। अगर कोई एंगल वाली चीजें हैं तो डिवाइड बाय 180 इंटू 360 आप कर सकते हो। तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सभी का टोटल आपने निकाला, तो टोटल 180 है, मतलब जो भी वैल्यू आया है 40, ठीक है, ये 40 जो है वो कितने में से है, टोटल 180 में है। तो आपको टोटल इसलिए करना पड़ता है कि कितने में से कितना आया, दैट इज द नंबर ऑफ स्कोर डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्कोर ना, नंबर ऑफ स्कोर डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्कोर मल्टीप्लाई बाय 360 ना, एंगल निकालने के लिए। तो आपको ये पता है जवार का बात कर रहे हैं, तो जवार का 40 है, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 40, कितने में से 180 में से, मल्टीप्लाई बाय 360, कैलकुलेशन किया तो आ गया 80 डिग्री। वैसे वीट के लिए 60 है, तो 60 डिवाइड बाय कितने में से, 180 में से, टोटल कितना 180 है ना, तो 60 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 360, कैलकुलेशन किया आ गया 120। फिर ये 50 है, तो 50 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 360, 100 आ गया, इसका 60 आ गया, टोटल भी कर लोगे तो 360 आ जाएगा, और आना भी चाहिए। अब पाई चार्ट बनाना कैसा है, तो सबसे पहले आप अपना ये लोगे, राउंडर बोलते हैं ना जिससे सर्कल बनाते हो, तो सर्कल जब बना लोगे तो सेंटर पॉइंट से एक सीधा लाइन खींच देना आप लोग। ये मैंने सीधा लाइन खींच दिया। अब यहां पे अपना प्रोटेक्टर जो रखता है, चांदा बोलते हैं, चांद प्रोटेक्टर रखना है, और पहला जवार के लिए कितना एंगल दिया है 80 डिग्री, तो प्रोटेक्टर रखना है इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट पे रखोगे और 80 डिग्री जहां पे भी आएगा प्लॉट कर दोगे। तो 80 डिग्री जहां पे आया मैंने प्लॉट कर दिया, तो ये आपका जवार का बन गया, देख पा रहे हो, ये आपने लिख दिया 80 डिग्री, और किसके लिए है वो जवार के लिए, तो यहां पे आपने जवार लिख दिया। फिर प्रोटेक्टर को लेना है, इस पे रखना है टेढ़ा, इस लाइन को बेस मानना है और बेस पे रखना है, और वहां से अगला कितना एंगल है 120 डिग्री, तो यहां से 120 डिग्री जितना बनेगा उसके हिसाब से मार्किंग कर लेना। तो ये समझ लो 120 डिग्री बनेगा आपका, 120 डिग्री, ठीक है, मार्किंग किया, उसका नाम क्या है वीट, तो वीट नाम रख दिया। फिर ये वाला जो लाइन आया, ये जो लाइन आया उस पे प्रोटेक्टर ऐसा रखो, और वहां से कैलकुलेट करो कि कितना हो रहा है तीसरा एंगल जो कि 100 डिग्री का, फिर 100 डिग्री मार्किंग हो जाएगा। फिर यहां पे रखोगे, फिर 60 डिग्री बचा हुआ तो ऑब्वियसली वही होगा। तो ये आपको नाम भी लिखना है, और इस तरीके से पाई डायग्राम बनाओगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बेहतरीन तरीके से कर लोगे। ठीक है, समझ में आया बच्चा, कर लोगे कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लेना। नेक्स्ट अगर मैं चलूं तो ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हिस्टोग्राम के ऊपर लास्ट 2025 में क्वेश्चन आया था, रिपीट होगा तो आ जाएगा, रिपीट नहीं होगा तो दूसरा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम क्या होता है, आपको एक चार्ट दिया रहेगा जिसमें 60 to 80, 80 to 100 आपको ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाना है, यहां पे क्रिंक बनाना है, इसको क्रिंक बोलते हैं, पता है ना, तो क्रिंक बनाना बहुत जरूरी है। फिर आपका 60 से 80 से स्टार्ट हो रहा है, तो 60 to 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140 बनाया। ये कितना है 14 है, तो आप यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस में आप ले सकते हो, ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैंने 4, 8, 12, 4 का गैप कर दिया। स्केल आप लोग लिख देना, प्रॉपर तरीके से स्केल लिखना है। तो यहां पे आप देखोगे तो 14 है, तो 4, 8, 12, तो 14 कहां आएगा इसके बीच में, तो ये हमने डब्बा बना दिया हिस्टोग्राम का 14। फिर 20 का लाइन किधर है, ये वाला, तो ये बन गया ग्राफ आपका 20 का। तो इस तरीके से बनाना हिस्टोग्राम, तो इतना सिंपल है, कई बार पढ़ाया तो हर बच्चा आराम से कर पाएगा। समझ में आया, तो हिस्टोग्राम का प्रैक्टिस कर लेना, अगर रिपीट हुआ तो ही आएगा हिस्टोग्राम, क्योंकि ऑलरेडी 2025 में आ चुका है, तो 2026 में कम चांस है आने का, लेकिन अगर रिपीट हुआ तो आ सकता है, देख लेना। ठीक है, बस इतना ही था। और जो मैंने एक्टिविटी बेस का वीडियो बनाया है, जो चैप्टर 1, 2, 3 दो वीडियो मैंने बनाया है एक्टिविटी बेस का, अगर आप वीडियो सेक्शन में जाओगे जाके चेक कर लेना कि मैंने एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का 2 वीडियो बनाया है। एक वीडियो है जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का साथ में ले लिया है, और एक और एक्टिविटी का वीडियो बनाया है जिसमें हमने चैप्टर 4, 5, 6 को साथ में ले लिया है। तो इसमें भी हमने कई सारे स्टैटिस्टिक्स के एग्जांपल्स कराए हैं जो एक्टिविटी के भी हैं, और डायरेक्टली भी आपको 3 मार्क्स के हिसाब से पूछ सकते हैं। तो जरूर से जाओ और ये वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल करो कि क्या आपने कोई वीडियो मिस तो नहीं कर दिया, स्किप तो नहीं कर दिया। जाके वीडियो सेक्शन में जो भी वीडियोस दिखेंगे उन सभी को वीडियोस को देख डालो। 1.5 की स्पीड पे लगा सकते हो, लाइक जो होता है ना, सॉरी लाइव जो होता है ना, उस पर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन इसमें आप 1.5, 2x की स्पीड, जो भी स्पीड पे बढ़ाना है देख सकते हो, और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, समय मिलेगा आपको। तो अगेन मन लगा के पढ़ते रहो, बस इतना ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, फायदामंद रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करो, और एक बार बोलो कि आराम से रिकॉर्डेड वीडियोस देखे, आराम से बैठ के कोने में बैठे, नोटबुक निकाले, पेन निकाले, कान में ईयरफोन लगाए और वीडियोस देखे, और आराम से देख देख के सॉल्व करते जाए। भाई ट्रस्ट मी, ये जो मेथड फॉलो करता है ना, वही बच्चा टॉपर बनता है, 95 वाला।
बाकी तो सब बीच में लटक जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ चैट ही करने आते हैं लाइव सेक्शन में, है कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? कमेंट करना। चलो फिर आज के लिए इतना ही। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों? चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।